जलवायविक प्रदेश कोपेन त्रिवार्था आरएल सिंह वन संसाधन और निर्वनीकरण। मध्य गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली CWA प्रकार की जलवायु निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर पाई जाती है? ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। मध्य गंगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में तथा मध्य गंगा मैदान में CWA प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सी प्रकार की जलवायु समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम परंतु -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इसको भी 3 प्रकार के जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। CF जलवायु पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, CW चीन तुल्य जलवायु और CS रोम सागरीय जलवायु। कोपेन की स्कीम के अनुसार BWHW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। जर्मनी वनस्पति वैज्ञानिक और जलवायु विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर कोपेन जर्मनी के हैं। 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 1918 में कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में संशोधन एवं परिमार्जन किया और औसत वार्षिक तापमान तथा औसत वार्षिक वर्षा तथा उसके ऋतुविक वितरण के आधार पर विश्व जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में पुनः 1931 और 36 में संशोधन किया। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश हैं AWM गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट अर्थात मालाबार तट, ASW तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, AW कर्क रेखा के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग, BWHW राजस्थान का पश्चिमी भाग अर्थात शुष्क मरुस्थल क्षेत्र, BSHW उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और पंजाब का भाग, CWG गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश, DFC अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। आयोग ने इस विकल्प को अपनी उत्तर कुंजी से हटा दिया जबकि सही विकल्प A होगा। CWA नहीं CWG होता है, इसीलिए आयोग ने इसको अपनी उत्तर कुंजी से हटा दिया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु कहाँ पाई जाएगी? ये गोवा 1953 में गीगर पोही ने कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण की मौलिक योजना को संशोधित करके वर्गीकरण की नई योजना को प्रकाशित किया और ये जलवायु प्रदेश हैं। पवन और चक्रवात में होने वाली क्षति के खतरा क्षेत्र को आरोही क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों या राज्यों को क्रमबद्ध कीजिए। सर्वाधिक खतरा चक्रवात से, सबसे कम खतरा कर्नाटक के तटीय क्षेत्र को होता है, कर्नाटक में तटीय क्षेत्र को छोड़कर, और उसके बाद महाराष्ट्र का अधिकतर भाग, फिर राजस्थान। सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित होने वाला पूर्वी तटीय मैदान है। भारत का पर्वतीय जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूर्य के अभिमुखी और विमुखी ढालों के तापमान में भारी अंतर, ये कथन सही नहीं है। और दिन के तापमान का प्रसार अधिक होता है, ये भी कथन सही है। वर्षा की अनिश्चितता जिसमें सूखा पड़ने और फसल खराब होने की संभावना होती है, ये सही कथन है। और उच्च तापमान के साथ उच्च आर्द्रता।
भारत भारत के पर्वतीय जलवायु में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण हिमाचल क्षेत्र सम्मिलित है और इस जलवायु प्रदेश में सूर्य के अभिमुख और विमुख ढालों के तापमान में कम अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जून का औसत तापमान 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है, परंतु शीत ऋतु में यह 8 से कम होता है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है और अधिक ऊंचाई वाले भागों में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। इस क्षेत्र में वर्षा की अनिश्चितता पाई जाती है, जिससे सूखा पड़ने और फसल खराब होने की संभावना बनी रहती है। यह पर्वतीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के करीब होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में महासागरीय प्रभाव बना रहने के कारण उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता बनी रहती है। अतः ABC असत्य है और CD सही है। निम्नलिखित में से किस जलवायु वैज्ञानिक ने अपने जलवायु संबंधी वर्गीकरण में हिस्टोथर्मल अवधारणा की वकालत की? ये हैं कोपेन महोदय और कैंडोल ने जलवायु वर्गीकरण के लिए हिस्टोथर्मल अवधारणा की वकालत की है। कोपेन और कैंडोल जलवायु वैज्ञानिकों ने अपने जलवायु संबंधी वर्गीकरण में हिस्टोथर्मल अवधारणा की वकालत की। कोपेन ने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया तथा इन्हीं के आधार पर विश्व की जलवायु को भी प्रमुख समूहों में विभक्त किया, जिनका नामकरण ABCD तथा E अक्षरों से किया गया। कैंडोल ने विश्व की वनस्पतियों को निम्न 5 वनस्पति मंडलों में विभक्त किया है: मेगाथर्मल, जेरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल तथा हिस्टोथर्मल। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? AS प्रकार की जलवायु कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को कहा जाता है अनुभवात्मक, अर्थात एम्पिरिकल। कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की पद्धति अनुभवात्मक कहा जा सकता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की। कोपेन ने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनकी वनस्पति के वितरण में से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया, जो वर्ष एवं तापमान के मध्यमान, वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित एक अनुभविक पद्धति है। जलवायु का वर्गीकरण 3 बृहद उपागमों द्वारा किया जाता है। ये हैं आनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां हैं। ये कथन सही है। इस प्रकार के क्षेत्रों में अन्य कई प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिनमें मुक्त व्यापार मुक्त क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, मुक्त बंदरगाह, नगरीय उद्यम क्षेत्र आदि प्रमुख हैं। आधुनिक युग में सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र 1960 में चीन में स्थापित किया गया। भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्ता को स्वीकार किया और प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में 1965 में स्थापित किया गया। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में मध्यवर्ती गंगा मैदान की जलवायु प्रदर्शित की गई। CWG। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मालाबार क्षेत्र में आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। AMW।
मालाबार तट में आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसून तुल्य जलवायु में जाड़े की शुष्क ऋतु की अवधि छोटी होती है। अधिक वर्षा से सदाबहार वर्षा वनों के विकास में मदद मिलती है। इसका विस्तार दक्षिणी कोंकण, मालाबार तट, निकटवर्ती पश्चिमी घाट, तमिलनाडु पठार, त्रिपुरा और मिजोरम के भागों में पाया जाता है। भारत की जलवायु के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रथम प्रयास H.E. ब्लैनफोर्ड 1889 द्वारा किया गया, जिन्होंने यहाँ की जलवायु में विश्वव्यापी जलवायु विभिन्नताओं का संकेत दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल शीत ऋतु में ही पाई जाती है। ये कथन गलत है। और ITC-Z अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जून माह में अधिकतम उत्तरी विस्थापन दर्शाता है। ये सही है। मानसूनी हवाएं ऋतुगत उत्क्रमण प्रारूप दर्शाती हैं। ये भी कथन सही है। पश्चिमी घाट प्रमुखतः भारतीय मानसून की अरब सागरीय शाखाओं से वर्षा प्राप्त करती हैं। ये भी कथन सही है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रवाह भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं होता तथा यहाँ हवाएं तिब्बत के पठार से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव हो जाता है। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का मुख्य कारण मध्य एशिया व तिब्बत के पठारी भाग से गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाओं का क्षोभ मंडल के मध्य भाग में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्रीय परिसंचरण से होता है और गर्म हवाएं विक्षोभ सीमा के समीप दो अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। प्रथम धारा विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में, द्वितीय धारा उत्तरी ध्रुव की ओर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के रूप में। पूर्वी जेट स्ट्रीम हवाएं भारत के ऊपरी क्षोभ मंडल से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई इस तरह से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में नीचे उतरने लगती हैं और जिससे वहाँ बृहद रूप से हाई प्रेशर उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। इससे विपरीत जब भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में गर्म जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है तो सतह की हवा को ऊपर की ओर खींच लेती है तथा वहाँ बृहद निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। इस निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए अरब सागर के उच्च वायुदाब क्षेत्र में हवाएं उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। इसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। पश्चिमी घाट मुख्यतः भारतीय मानसून की अरब सागरीय शाखा से वर्षा प्राप्त करती हैं। मानसून हवाओं में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जून महीने में ITC-Z का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक होता है। ये गंगा के मैदान तक विस्तृत हो जाते हैं। भारत के चक्रवात इतिहास का सबसे शक्तिशाली चक्रवात, जिसे सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में आया था। सुपर साइक्लोन के नाम से उड़ीसा में सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण निम्न में से किस या किन विचारों पर आधारित है? औसत वार्षिक तापमान, औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा, औसत मासिक वर्षा। कोपेन ने अपने जलवायु का वर्गीकरण तापमान तथा वर्षा के मासिक मानों के आधार पर किया। कोपेन का यह वर्गीकरण जलवायु को वनस्पति के साथ घनिष्ठता से जोड़ने का सफल प्रयास है, जिसके लिए तापमान और वर्षा के सभी संख्यात्मक मान स्थिर किए गए। उन्होंने मोटे तौर पर 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें 4 तापमान और 1 वर्षण पर आधारित है। इस प्रकार कोपेन का भारतीय जलवायु वर्गीकरण के संबंध में औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा और औसत मासिक वर्षा के विचारों पर आधारित था। भारत के निवर्तनी मानसून के मौसम के बारे में कौन सा सही है?
निवर्तनी मानसून के मौसम के दौरान तापमान समान रूप से उच्च होता है, यानी उत्तर भारत में लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कथन सही है। यह दिसंबर की शुरुआत तक दक्षिण की ओर बढ़ता है और भूमध्य रेखीय निम्न के साथ विलीन हो जाता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत से पीछे हटना शुरू कर देता है। मानसून के पीछे हटने या लौटने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। 1 सितंबर से उत्तर पश्चिम भारत में मानसून पीछे हटना लगता है और 15 अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत में निवर्तित हो जाता है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। थानतवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले DB-W- प्रकार की जलवायु से संबंधित है? यह है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। थानतवेट के वर्गीकरण के अनुसार CA-W यह उप आर्द्र शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु है जो राजस्थान में पाई जाती है। CA-W उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, CB-W मध्यतापीय अर्ध शुष्क जलवायु और EA-D शुष्क उष्ण जलवायु है। थानतवेट ने जलवायु वर्गीकरण में वर्षा प्रभाविता को महत्व दिया है। योजना आयोग द्वारा वर्णित कृषि जलवायु प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ट्रांस गंगा मैदान प्रदेश, मध्यवर्ती पठारी और पहाड़ी प्रदेश, अरावली मालवा उच्च भूमि, गुजरात मैदान और पहाड़ियाँ। 1989 में ये सही नहीं है। 1989 में योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग ने भारत को 15 जलवायु प्रदेशों अर्थात एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में विभक्त किया है और ये हैं पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, निचला गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान और गंगा पार अर्थात गंगा के ही 4 भाग हैं। हिमालय के 2 भाग हैं, पूर्वी पठार, मध्य पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिणी पठार। पठारी भाग 4 हैं, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी। पूर्वी तट, पश्चिमी तट, गुजरात तट और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र, दोनों तट और तटीय क्षेत्र 2 हैं तथा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र 1 है और द्वीप। दो हिमालय क्षेत्र गंगा मैदान के 4 हैं, पठारी 4, तटीय 2, शुष्क 1, द्वीप 1। योजना आयोग द्वारा वर्णित कृषि जलवायु प्रदेशों में अरावली मालवा उच्च भूमि को शामिल नहीं किया गया है। मालवा का पठार अरावली पर्वत के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है अर्थात मालवा पठार का विस्तार अरावली तथा विंध्य पर्वत के मध्य में है। यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। मालवा पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का नॉर्वेस्टर कहलाता है काल वैशाखी। उत्तर भारत में दिन के समय गर्म शुष्क पछुआ पवनें तीव्र गति से चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। यहाँ से ये उष्ण और शुष्क स्थानीय पवनें समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती हैं तो
जहाँ ये मिलती हैं तो प्रचंड स्थानीय तूफान बन जाते हैं, जिससे वर्षा और ओले पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी, असम में बारदोली छीटा या बोरडोई चिल्ला कहा जाता है। इनसे प्राप्त वर्षा चाय और धान की फसलों हेतु लाभदायक होती हैं। कर्नाटक और दक्षिण भारत में तड़ी झंझा से अप्रैल और मई के महीनों में होने वाली वर्षा को फूलों की वर्षा अर्थात चेरी ब्लॉसम और कॉफ़ी शावर कहा जाता है। आम्रवृष्टि या मैंगो शावर केरल में कहा जाता है, जो कहवा कर्नाटक में कहवा और केरल में आम की फसलों हेतु लाभदायक होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की अस्थायी लहर द्वारा केरल में मई के महीने में भारी वर्षा होती है। ये सभी नाम पूर्व मानसून पूर्व वर्षा के हैं। भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का प्रथम प्रयास किया गया था H.E. ब्लैंडफोर्ड द्वारा। इन्होंने 1889 में भारत को सर्वप्रथम जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। यद्यपि भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, किंतु देश के बड़े आकार, स्थलाकृति विषमताओं, सागरीय प्रभाव और पेटियों के खिसकाव आदि के सम्मिलित प्रभाव से उप प्रादेशिक स्तर पर जलवायु में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। ब्लैंडफोर्ड ने विश्व की जलवायु में अनेक विभिन्नताओं का संकेत दिया। बाद में व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु का अधिक व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर भारत को निम्न 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। आर्द्र A, शुष्क B, अर्धशुष्क C और D। कोपेन की आयोजना के आधार पर भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। अर्थात कोपेन ने जो अक्षर प्रयोग किए उनमें से A, B, C और D भारत में पाए जाते हैं। बड़े बृहद स्तर वाले और जलवायु प्रदेश 9 हैं। भारतीय मानसून उत्पत्ति का गतिक संकल्पना के अनुसार ग्रीष्म अयनांत पर NITCZ विस्तृत हो जाता है। डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। भारतीय मानसून की उत्पत्ति की गतिक संकल्पना के अनुसार ग्रीष्म अयनांत पर NITCZ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाता है। मानसून की उत्पत्ति की गतिक संकल्पना फ्लॉन महोदय ने दिया और उनके अनुसार पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण, कोरियालिस बल तथा वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण वायुदाब एवं पवन पेटियों का खिसकाव होता है। फलतः भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक पवनों के मिलने से अभिसरण क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उसकी उत्तरी सीमा को NITCZ तथा दक्षिणी सीमा को SITCZ कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण स्थिति के समय NITCZ खिसककर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ कोपेन की BWHW जलवायु पाई जाती है? थार रेगिस्तान। निम्नलिखित थानथवेट जलवायु वर्गीकरण में किसका फैलाव गंगा के मैदानों तक पाया जाता है? CB-W प्रकार की जलवायु गंगा के मैदानों में पाई जाती है।
कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्रों को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रदेश। आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित विस्तृत प्रदेश को उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रदेश कहते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा की कमी पाई जाती है। निम्नलिखित भारतीय समुद्री बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है? दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा बंदरगाह भारतीय समुद्री सबसे गहरा बंदरगाह है पारादीप। सबसे गहरा वैसे तो विशाखापत्तनम में है, क्योंकि यह विकल्प में नहीं है, तो दूसरा सबसे गहरा पारादीप है। पारादीप बंदरगाह महानदी के मुहाने पर स्थित है, जो उड़ीसा में है। यह पत्तन, कोयला, लौह अयस्क और शुष्क कार्गो का परिवहन करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद, यानी यदि एक या अधिक हफ्तों तक वर्षा नहीं होती तो इस घटना को मानसून में रुकावट कहा जाता है। ब्रेक इन मानसून पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद अर्थात मानसून बर्स्ट होता है जब आर्द्र पवनें समानांतर बहने लगती हैं। मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर चलने लगती हैं। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निरंतर निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र हवाओं को ऊपर उठाने लगती हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षा प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया? ये हैं थानथवेट महोदय ने जलवायु वर्गीकरण वर्षा प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया। थानथवेट ने जलवायु संबंधी अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उसमें कुछ और परिमार्जन करके 1931 में प्रस्तुत किया। पुनः इन्होंने 1948 में वर्गीकरण में संशोधन किया। 1931, 33 और 48 अर्थात 2 साल बाद, और 13 साल बाद इनमें संशोधन किए। 15 साल। एस प्रकार की जलवायु भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें पाई जाती है? तमिलनाडु। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एस संकेत शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की एस प्रकार की जलवायु तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु इस प्रकार है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने देश के वनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय वन नीति में वर्गीकृत नहीं है? नेशनल पार्क नहीं है, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन इसमें शामिल है। संरक्षित प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और ट्री लैंड, ये 3 वन क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय वन नीति में वर्गीकृत किए गए थे। भारत की कुल भौगोलिक वर्गीकरण में 18वीं रिपोर्ट के अनुसार 2023 रिपोर्ट में कुल वन क्षेत्र है
फॉरेस्ट एरिया 21.76 है। 21.76 भाग पर वन है। और अगर फॉरेस्ट और ट्री दोनों को ऐड करें तो ये 25.17% भाग पर वन क्षेत्र वनाच्छादन है। और सिर्फ ट्री लैंड देखें तो मात्र 3.71 3.41% भाग पर ट्री लैंड है। सागर की लहरों का प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता? सागर की लहरों का नहीं पड़ता। भूमध्य रेखा से निकटता, मानसून, भारतीय महासागर की उपस्थिति अर्थात हिंद महासागर की उपस्थिति के कारण ये भारत की जलवायु प्रभावित होती है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित संघ क्षेत्रों में किसमें वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत बहुत्तम क्षेत्रफल हैं? ये है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली में 92 वर्ग किलोमीटर, चंडीगढ़ में 26, 19 दिल्ली में 19 और पुदुचेरी में 3 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्रफल स्थित हैं, फैले हुए हैं। भारत में मालाबार तटों पर बहने वाली शक्तिशाली दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? एलिफेंटा। भारत में मालाबार तटों पर बहने वाली शक्तिशाली दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी हवाओं को एलिफेंटा के नाम से जाना जाता है। बोरा मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों में यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर बहने वाली ठंडी हवा है। यह हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिमी एड्रियाटिक तट के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली पवन बोरा है यूरोप में, और लू उत्तरी भारत में प्रवाहित होने वाली पवन है शुष्क और धूल भरी पवन। 1989 में योजना आयोग भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? ये है 15 जलवायु प्रदेशों में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संबंध में सही नहीं है? लाल मृदा में लौह प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये सही है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये गलत है। और जलोढ़ मृदा में पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस काफ़ी कम मात्रा में होता है, ये गलत है। ये कथन सही है। लाल मृदा दलहन और मोटे अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त होता है, ये सही है। भारतीय उपमहाद्वीप किस पहाड़ी भौगोलिक प्रदेश में आता है? ये है ओरिएंटल। भारतीय उपमहाद्वीप ओरिएंटल पहाड़ी भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। प्राच्य ओरिएंटल रीजन के अंतर्गत मुख्य रूप से दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया को सम्मिलित किया जाता है। हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार, चीन के पर्वतीय भाग, प्राच्य प्रदेश और पूरा आर्कटिक प्रदेश के मध्य संक्रमण मंडल का निर्माण करते हैं। हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार, चीन के पर्वतीय भाग, प्राच्य अर्थात ओरिएंटल रीजन, और पैलियो आर्कटिक रीजन जो एशिया, उत्तरी एशिया और यूरोप में फैले हुए हैं, के मध्य संक्रमण का कार्य करते हैं। जो जियोग्राफिकल रीजन
AR वैलेंस महोदय द्वारा AR वैलेंस WALLANC AR वैलेंस महोदय द्वारा 1876 में वर्गीकृत किया गया। कुल जो जियोग्राफिकल प्रदेश इन्होंने 6 भागों में बांटे हैं। 6 प्रदेश हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका के भाग को नियो आर्कटिक, दक्षिण अमेरिका का नियो ट्रॉपिकल, तीसरा है एशिया और अधिकांश उत्तरी यूरोप और साइबेरिया तथा उत्तरी एशिया के भाग पैलियो आर्कटिक के अंतर्गत आते हैं। पैलियो आर्कटिक रीजन। और चौथा है इथोपियन रीजन। पांचवा है ओरिएंटल, जिसमें दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया आता है। और एक है ऑस्ट्रेलियन रीजन। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के दैनिक ऋतु मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है? ये है तापमान, वर्षा, वायु और मेघाच्छादन। का उल्लेख होता है, लेकिन इसमें तापमान का उल्लेख नहीं होता। विदित है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में शुरू की गई। दक्षिण पूर्वी भारत में आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भागों में पाई जाती है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ये कथन सही है। यह सह्याद्री के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। क्लाइमोग्राफ में उच्च सापेक्ष आर्द्रता एवं उच्च आर्द्र बल्ब तापमान प्रदर्शित करता है। उमसदार जलवायु। इस आरेख को पहली बार ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा किया गया। इस ग्राफ से किसी भी स्थान की जलवायु संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। कीन जलवायु में ठंडी और शुष्क जलवायु, आर्द्र बल्ब तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, आपेक्षिक आर्द्रता 40% से कम, स्कॉर्चिंग उष्ण और शुष्क, आर्द्र बल्ब तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और आर्द्रता 40% से कम। मगी जलवायु में उष्ण और आर्द्र जलवायु, तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और आर्द्रता 70% से अधिक, अर्थात मगी में तापमान और आर्द्रता दोनों उच्च हों। ठंडी और आर्द्र जलवायु यहाँ तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और आर्द्रता 70% से अधिक होता है। शुष्क आर्द्र क्षेत्र मगी है और ये गर्म उष्ण भाग में, आर्द्र क्षेत्र ठंडे जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। कीन और स्कॉर्चिंग ये दोनों ही शुष्क हैं। ठंडे भाग में कीन जलवायु और स्कॉर्चिंग उष्ण जलवायु। शुष्क के और एस, आर्द्र MR।
के ठंडा और आर ठंडे क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? धुंध पैरेलल 8 या फिर कहें कि हॉरिजेंटल 8 धुंध की तरह होता है, मतलब इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। बूंदाबांदी कौमा की तरह होता है। तड़ित झंझा इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। धूल की आंधी इसको काट के इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये कथन सही है। भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। अयन रेखाओं के मध्य में स्थित नहीं है, ये इसका उत्तरी भाग अयन रेखा के पार होता है। इस तरह से एक कथन तो सही है लेकिन आर गलत है। मानसून शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली उन हवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है। मानसून शब्द मूल रूप से अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य मौसम से है। भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। भारत के मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है तथा भारत में हिमालय की अवस्थिति व दक्षिण भारत के दोनों तरफ समुद्र का पाया जाना भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु की समुचित दशाएं प्रदान करती हैं, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है। नॉर्वेस्टर काल बैसाखी नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भागों में कब होता है? ये पूर्व मानसून अर्थात अप्रैल से मई के पूर्व के बीच चलने वाली हवाएं हैं। मार्च से मई की अवधि में उत्तर भारत में तापमान तेजी से बढ़ता है और वायुदाब कम हो जाता है। दक्षिण हिंद महासागर में भी तापमान कम हो जाता है तथा उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क क्षेत्रों में मई के महीने में दिन का उच्च तापमान लगभग 48 सेंटीग्रेड अधिक हो जाता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी इसी प्रकार प्रदेश में स्थित है। इस निम्न वायुदाब की ओर से स्थानीय पवनें चलती हैं। ये पवनें धूल भरी आंधियों तथा तड़ित झंझाओं से परिपूर्ण होती हैं। जहाँ समुद्री आर्द्र पवनें स्थानीय गर्म और शुष्क पवनों से मिलती हैं। इन प्रदेशों में अक्सर प्रचंड तूफान बने होते हैं। इन तूफानों के साथ तेज हवाएं व मूसलाधार वर्षा होती है। इससे भारी विनाश होता है। ये तूफान पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। इन्हें काल बैसाखी और बारदोली छीटा के नाम से जाना जाता है। जलवायु वर्गीकरण की कोपेन के अनुसार ई अर्थात ध्रुवीय या पर्वतीय प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। सर्वप्रथम भारत को जलवायु प्रदेशों में H.F. ब्लैंडफोर्ड ने 1889 में वर्गीकृत किया। कोपेन के 1918 में वर्गीकृत जलवायु प्रदेश के आधार पर भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तड़ित झंझा इस प्रकार से है। ओला त्रिभुज कुहासा में 2 लाइन प्रयोग की जाती है। मिस्ट धुंध उल्टा 8 हॉरिजेंटल 8 धुंध। गिरा हुआ 8 धुंध कहलाता है। कुहासा अर्थात मिस्ट में 2 लाइन का प्रयोग इक्वल टू कुहासा। गिरा हुआ 8 धुंध इक्वल टू मिस्ट। और ट्रायंगल ओला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोहरा
कोहरा 3 लाइन प्रयोग किया जाता है। मिस्ट में 2 लाइन। मिस्ट इज इक्वल टू फॉग 3 लाइन। वर्षा पॉइंट सर्कल, शांत सर्कल के अंदर सर्कल, अस्पष्ट आकाश सर्कल और जिसको क्रॉस किया गया हो। निम्नलिखित में से थानथवेट के कौन से जलवायु प्रकार का फैलाव गंगा के मैदान में पाया जाता है? थानथवेट के अनुसार CB-W का प्रयोग उत्तरी गंगा मैदान में किया जाता है। CA-W संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार तथा गंगा मैदान का दक्षिणी क्षेत्र, अर्थात जो इधर वाला भाग है वहाँ पर CA-W, उत्तरी भाग में CB-W। बागाती कृषि के प्रमुख विशेषता है एक फसली उत्पादन। ये कथन सही है। विभिन्न समूह में विविध फसलों का उत्पादन, बड़े फार्मों पर पशुपालन। बागाती कृषि के अंतर्गत एक बार वृक्षों के बागान लगा दिए जाते हैं और कुछ समय पश्चात कई वर्षों तक उनमें उत्पादन होता है। यह मुख्यतः व्यापारिक कृषि है जो उष्णकटिबंधीय के विशिष्ट प्रदेशों में की जाती है। यह एकल फसली उत्पादन कृषि है। इसके तहत रबर, कहवा, चाय, नारियल आदि के बागान लगाए जाते हैं। निम्न में से किसने भारत को तापमान, परिसर एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? ये हैं तापमान परिसर के आधार पर स्टाफ और कैंड्रियो ने तापमान एवं वर्षा के आधार पर, तथा कोपेन का आधार तापमान, वर्षा और वनस्पति है। थानथवेट के वर्गीकरण का आधार वर्षा प्रभाविता सूचकांक, तापीय सूचकांक, वर्षा का मौसमी सांद्रण था। वर्तमान में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारण है वनीय आग। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पद्धति में BSH का अर्थ है, BSH का अर्थ है उष्णकटिबंधीय स्टेपी, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। कौन एक वन संरक्षण उपाय से संबंधित है? वनों की झूमी कृषि को बढ़ावा, वनों की सामूहिक कटाई, वन संपदा का अधिकाधिक उपयोग, वनों की कटाई में वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण साधनों का प्रयोग। वन संरक्षण के अन्य उपाय हैं। वन संरक्षण के लिए सख्त कानूनी प्रावधान, वृक्षारोपण, पेड़ के काटने पर रोक, वनों को आग से बचाना, वनों को अधिक चराई से बचाना। कोपेन की स्कीम के अनुसार BWHW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सी सुमेलित नहीं है? राजस्थान में AW सुमेलित नहीं है। अच्छा, AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSH अर्ध शुष्क या शुष्क मरुस्थल। तो B नहीं सही है। CWG गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, उत्तरी राजस्थान में नहीं। राज्य और जनजाति, गुजरात में भील जनजाति पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, नागालैंड मिकिर और उड़ीसा में खोंड जनजाति। विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं, यह मत है। ये मत मार्सडेन महोदय द्वारा दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है, ये सही है।
हिमालय विश्व की सर्वोच्च और नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। आम बौछार हिमालय एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान समय में संशोधित करके इसको 8,848.86 मीटर बताया गया है। आम्र वर्षा मानसून पूर्व वर्षा है। भारत में कितने प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं? जैव भौगोलिक क्षेत्र 10 हैं। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ट्रांस हिमालय, हिमालय, रेगिस्तानी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र। इन सभी जैव भौगोलिक क्षेत्र में दक्कन का क्षेत्र 42% सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण BWH दर्शाता है उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण की योजना में विशिष्ट अर्थों में निम्न शब्दों का प्रयोग किया। ए, शीत ऋतु रहित उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यहाँ शीत ऋतु नहीं होती। बी, शुष्क जलवायु। सी, सामान्य शीत ऋतु युक्त मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु। डी, मध्य अक्षांशीय शीत आर्द्र जलवायु। सी, सामान्य शीत युक्त मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु और डी है मध्य अक्षांशीय शीत आर्द्र जलवायु। अर्थात सी की अपेक्षा डी में अधिक शीत ठंड पड़ती है। ई, ध्रुवीय जलवायु। इस प्रकार बी वर्षा के आधार पर और ए, सी, डी, ई तापमान के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। भारतवर्ष निम्नलिखित देशों में से किसका स्थान लेने हेतु चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? यह है थाईलैंड। भारत थाईलैंड का स्थान लेते हुए सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ आवश्यकता से अधिक चावल उपजाया जाता है। मेनाम घाटी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान समय में चावल उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। इनमें से कौन भारत सरकार के क्लाइमेट एक्ट प्लान के 8 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है? यह है नाभिकीय शक्ति। भारत की क्लाइमेट एक्ट प्लान के 8 लक्ष्य हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन। क्लाइमेट एक्शन प्लान के अंतर्गत 8 लक्ष्य हैं। भारतीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी के तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता संबंधी उच्च तापमान। भारत का निम्नलिखित महानगरों में अधिकतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? दिल्ली में। उत्पादन प्रगति और समस्याएं। कृषि में हरित, नीली, श्वेत, पीली, गोल क्रांति, गेहूं, चावल, गन्ना, चाय का उत्पादन और वितरण। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है? ये है चॉकलेट। चॉकलेट खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है। चॉकलेट प्रति किलो 17,000 लीटर से अधिक पानी की खपत करता है। वहीं 1 किलोग्राम गोमांस 15,000 लीटर पानी की खपत करता है। 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग्म भारत के कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है? कृषि उत्पादों का अमेरिका और चीन। नीली क्रांति से आशय है मछली पालन। विभिन्न क्रांतियां हैं हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन,
लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन। ये गोल्डन क्रांति है। और भारत में क्रांतियाँ और संबंधित हैं। श्याम अर्थात ब्लैक पेट्रोलियम से संबंधित है। येलो रिवोल्यूशन तिलहन से संबंधित है। बादामी मधुमक्खी पालन से। और वर्तुल क्रांति आलू से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक है? ये है कर्नाटक। वर्तमान समय में भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी का पौधा चिकमंगलूर कर्नाटक में लगाया गया। यहाँ पर 68% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और दूसरे एवं तीसरे नंबर पर केरल और तमिलनाडु हैं। 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, ढलवा पर्वतीय या पहाड़ी धरातल तथा दोमट या काली मृदा सबसे उपयुक्त है इसके लिए। झूम क्या है? एक प्रकार की खेत पद्धति। झूम कृषि का नाम है। मध्य प्रदेश में इसको वीवर या दहिया बुंदेलखंड क्षेत्र में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहा जाता है। ओडिशा में कमान, विंगा, धावी और पेंडू कहा जाता है। केरल में इसको कुमारी और मालाबार तट पर ओडम कहा जाता है। राजस्थान में बत्रा और दक्षिण भारत में जारा और एरका कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में इसको खिल कहा जाता है। खिल या खील कहा जाता है। झारखंड में इसको खल्लू कहा जाता है। मालाबार तट पर ओडम कहा जाता है। बस्तर जिले में दीपा कहा जाता है। और राजस्थान में इसको वालरा और चिमाता भी कहा जाता है। हरित क्रांति शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। उनका कर्म क्षेत्र मैक्सिको रहा है। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों ने भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको में गेहूं के उत्पादन में दोगुना कर दिया था। और हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य वर्तमान में गुजरात है। वर्तमान में अगर देखें तो गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। निम्नलिखित में से कपास के उत्पादन के लिए इतना डिग्री तापमान 21 से 27 डिग्री तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, पर्याप्त धूप, 200 दिन पाला रहित मौसम, उपजाऊ काली मृदा और सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है।
वर्तमान समय में गुजरात प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। उपरोक्त ये तीनों संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली मछली उत्पादन, पीली तिलहन से संबंधित है। विलियम गॉड ने 1968 में हरित क्रांति का नाम दिया। हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम 1968 में विलियम गॉड द्वारा प्रयोग किया गया है। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। वर्तमान समय में भी यही स्थिति है। और अगर ये प्रति व्यक्ति उपलब्धता देखें ये मात्रा के आधार पर हैं। प्रति व्यक्ति उपलब्धता देखें तो पंजाब में सबसे अधिक है, उसके बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर यूएसए, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वाली वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम हरित क्रांति इसका मतलब होता है। इसकी शुरुआत 1966-67 में भारत में की गई है। और निम्नलिखित में से भारत में कौन एक औद्योगिक प्रदेश जूट उत्पादन के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये है हुगली औद्योगिक प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है? ये है असम। चाय उत्पादन के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 21 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यह एक श्रम प्रधान कृषि है। इसमें पत्तियों की चुनाई के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। जल प्रिय पौधा होने के बावजूद इसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, इसी कारण इसकी खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। असम में भारत के कुल चाय उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन किया जाता है। भारत के अन्य चाय उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी चाय उत्पादित किया जाता है। वर्तमान समय में चाय का शीर्ष उत्पादक देश अगर देखें तो चीन, भारत, केन्या है। वर्तमान समय में यही स्थिति है। पहले स्थान पर चीन है चाय उत्पादन में, दूसरे स्थान पर भारत है और केन्या तीसरे स्थान पर है। उसके बाद अर्जेंटीना। चीन, भारत, केन्या, अर्जेंटीना है। सबसे ज़्यादा निर्यात केन्या द्वारा। निर्यातक अगर देखें तो निर्यातक देश हैं प्रथम स्थान पर केन्या जो अफ्रीका में स्थित देश है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर श्रीलंका, भारत चौथे स्थान पर है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत निम्न में से किस फसल से हुई है? हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं उत्पादन से हुई है। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। वेबर बुंदेलखंड क्षेत्र में, दहिया भी वेबर और दहिया बुंदेलखंड, कुमारी मालाबार तट या केरल में कहा जाता है। बस्तर में दहिया नहीं, बस्तर में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। वेवर और दहिया बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र, झूम पूर्वोत्तर, कमान विंगा धावी उड़ीसा में।
किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन दूसरी हरित क्रांति के उद्देश्य हैं। किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और उनके जीवन स्तर को उठाना, ये सही है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करना या उसके महत्व देना उसको। प्रमुख भोजन दालें, तिलहन, औद्योगिक कच्चे माल से में आत्मनिर्भरता, ये सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है। खरीफ में मक्का का उत्पादन किया जाता है। खरीफ अर्थात मानसून के समय या चावल के समानांतर मक्का का उत्पादन किया जाता है। गेहूँ, चना, जौ, ये सभी रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, तुअर, जूट, सन, कपास आदि। कौन सा सुमेलित नहीं है। पशुधन और नस्ल। भेड़, चोकला या खेरी, ऊँट, गोमठ, बकरी। खेरी ये बकरी नहीं है। भैंस की एक नस्ल है सुरती। भेड़ की प्रजाति चोकल या खेरी है। ऊँट गोमठ, बकरी सिरोही, भैंस सुरती। भैंस की प्रजातियां हैं मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी, भदावरी, सुरती। गाय की नागौरी, कांग्रेज, थारपाकरा, राठी, हरियाणवी, मालवी, गिर, सांचौरी। भेड़ की है नाली, मगरा, चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी, सोनाड़ी, पूगल, खेरी। बकरी की है जमुनापारी, बड़वारी, अलवरी, सिरोही, झरवाड़ी, लोही। ऊँट की है जैसलमेरी, बीकानेरी, मारवाड़ी, गोमट, सांचौरी आदि। भारत की कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2017-18 में भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाले 2 राज्य हैं। सोयाबीन मध्य प्रदेश और राजस्थान उस समय थे। वर्तमान समय में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, एमपी, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। अर्थात वही क्रम है। सोयाबीन में शीर्ष उत्पादन मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, राजस्थान तीसरे स्थान पर। भारत की कृषि सांख्यिकी के अनुसार 17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन 3 राज्य हैं। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश, यूपी वर्तमान में है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटका है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका गन्ना के उत्पादन में है। उस समय भी यही स्थिति थी और वर्तमान में भी यही स्थिति है। गन्ना उत्पादन के लिए इसके अंकुरण के समय 28 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, वृद्धि के समय 25 से 20 डिग्री और 18 सेंटीग्रेड से कम तथा 30 से अधिक तापमान गन्ने की कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है। इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। कौन सा सुमेलित नहीं है। रबर। प्रमुख फसल और राज्य रबर केरल सही है। तंबाकू आंध्र प्रदेश सही है। रागी गोवा में नहीं। रागी या मडुआ राजस्थान में और कॉफ़ी कर्नाटक। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। HYV बीजों का उपयोग बढ़ा है, सही है। प्रादेशिक असमानता कम हुई है, ये गलत हुआ है। प्रादेशिक असमानता में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार हुआ है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा 1968 में किया गया। हरित क्रांति
1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और इसके लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी 1970 में दिया गया। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, इसीलिए भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय 1966-67 में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने ब्रीडिंग द्वारा नए गेहूं की उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की, जिनकी प्रति हेक्टेयर उपज में 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता इतनी थी। और हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में ना होकर कुछ क्षेत्र में यथा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि में हुआ, जिससे प्रादेशिक असमानताएं और बढ़ी। भारत में हरित क्रांति से HYV बीजों का प्रयोग बढ़ा और खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार हुआ। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक जलवासी कृषि करती है? यह है भारत के भील जनजाति। भारत मध्य एशिया के किर्गिज ये पशुपालक हैं। मलेशिया के सिमांग भी ये चलवासी आखेटक हैं। पश्चिमी अफ्रीका के हौसा जनजाति चलवासी कृषि नहीं, ये खानाबदोश पशुपालक हैं। नाइजीरिया के मूल निवासी हैं ये, और मध्य एशिया के किर्गिज भी खानाबदोश पशुपालक हैं। और सिमांग शिकारी हैं, ये भी संग्रहण भी करते हैं, जबकि भारत के भील राजस्थान में पाए जाते हैं और चलवासी कृषक होते हैं ये। भारत में लाख का प्रधान या मुख्य उत्पादक राज्य है झारखंड। झारखंड में हमारे देश में पैदा होने वाले लाख का लगभग 60% हिस्सा झारखंड में होता है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। एपीकल्चर अंगूर की खेती, ओलेरी कल्चर फल की खेती, रसोई साग। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। पोमोलॉजी फल उत्पादन और विटीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर अंगूर पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और विटीकल्चर अंगूर की खेती। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गन्ने की प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है? प्रति एकड़ उत्पादन तमिलनाडु में अधिकतम है। और किसी नियत समय में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? फसल पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न किसी नियत समय में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात को फसल पैटर्न अर्थात एक खेत में कौन कौन सी विभिन्न फसलें बोई गई हैं। क्रॉप कॉम्बिनेशन का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र इकाई में एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों के सहचर अर्थात एक ही खेत में कितनी फसलें एक साथ लगाई गई हैं, ये होता है क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्रॉप पैटर्न होता है एक ही क्षेत्र में कितनी प्रकार की फसल लगाई गई हैं अलग अलग खेत में। और भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि गहनता अर्थात क्रॉपिंग इंटेंसिटी के सही आरोही क्रम में लगाना है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी आरोही क्रम होगा। सबसे कम इंटेंसिटी महाराष्ट्र में होती है, वहाँ पर
कपास की ही खेती अधिकतर क्षेत्र में की जाती है, इसलिए इंटेंसिटी कम है। असम में उससे ज़्यादा है, बिहार में उससे सर्वाधिक क्रॉपिंग इंटेंसिटी उत्तर भारत में की जाती है। मतलब एक वर्ष के अंतर्गत कितने फसलें उगाई जाती हैं। एक वर्ष के भीतर के अलग अलग मौसम में कितने फसलें उगाई निश्चित क्षेत्र में की जाती हैं। फसल बारंबारता, जैसे रबी के दौरान गेहूं का उत्पादन कर लिया गया, उसके बाद जायद फसल के दौरान उड़द मूंग और खरीफ के दौरान चावल का उत्पादन किया गया, तो एक वर्ष के भीतर फ्रीक्वेंसी हो गई 3। और कई क्षेत्रों में एक ही फसल उगाई जाती है तो वहाँ इंटेंसिटी कम होगी, जहाँ एक से अधिक होगी वहाँ 2 फसली हो जाएगा, और जहाँ 3 होगा वहाँ बहुफसली कृषि कहलाती है। इस तरह असम, महाराष्ट्र में कम, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। चीनी उत्पादन में तमिलनाडु वर्तमान में यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं गन्ना उत्पादन में, और चीनी उत्पादन में तमिलनाडु है। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी तमिलनाडु में होता है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में गन्ने उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु पाई जाती है। और दोन घाटी चावल उगाने में सक्षम है, क्योंकि वहाँ चावल की भारी वहाँ गर्मियों में गर्म होती हैं। सिंचाई के लिए बर्फ़ का पिघला हुआ पानी होता है। दोन घाटी चावल में उगाने में सक्षम, क्योंकि वहाँ गर्मियों में गर्मी होती है तथा सिंचाई के लिए बर्फ़ का पिघला हुआ पानी होता है। दोन घाटी का विस्तार देहरादून में पाया जाता है। दोन घाटी का विस्तार शिवालिक के हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है।